नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाई स्कूल के संपूर्ण सिलेबस को बताऊंगा। हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पर अधिक मेहनत करना है, किस पर कम मेहनत करना है। तो यह वीडियो आपके लिए, यदि आप 10 में पढ़ते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यदि यही नहीं जानेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ पढ़े भी नहीं हैं, प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं और परीक्षा तक पूरी मेहनत करेंगे हम दोनों, हम सब, और निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके जो हिंदी के नंबर होते हैं, अंक मिलते हैं, वह 100 नंबर मिलते हैं। 100 अंक मिलते हैं आपको हिंदी के विषय में। परंतु 30 नंबर आपको मिल जाते हैं विद्यालय के माध्यम से प्रैक्टिकल के तौर पर। 30 नंबर विद्यालय से मिलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। बाकी 70 अंक आपको परीक्षा में बैठ करके जितने आप लिखते हैं, जितना आप अच्छा कर पाते हैं, उसी अनुसार आपको अंक मिलते हैं। 70 में से आपको अंक मिलते हैं 50, 70 में 70 मिल सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे तो हम इन्हीं 70 बात करेंगे। 70 प्रश्न में, 70 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किस विषय पर अधिक अंक आता है, किस पर कम अंक आता है, किस पर अधिक ध्यान देना है, उसको हम समझेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब 2 खंड आते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो होते हैं ना, वो 20 नंबर होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं और 20 आपको OMR शीट पर टिक करने होते हैं, गोला भरने होते हैं, जो आपको ब्लू या ब्लैक पेन से उसको भरना होता है। जो 20 अंक होते हैं, 70 में से 20 प्रश्न 20 अंक के आपको OMR शीट पर भरने होते हैं, और यह बहुविकल्पी प्रश्न आता है। आपको भी ज्ञात होगा यह कहाँ से प्रश्न आता है, यह जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं। देखिए, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 5 अंक यहाँ से आपके आएंगे। हो सकता है किसी लेखक का जीवन आ जाए, किसी लेखक का रचना आ जाए, शुक्ल युग का समय अवधि आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यहाँ से आपके 5 प्रश्न 5 अंक के आते हैं। उसी अनुसार ये गद्य साहित्य का इतिहास था, अब पद्य साहित्य का इतिहास आएगा, यह भी 5 अंक का आएगा। 5 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। रीतिकाल अर्थात पद्य साहित्य के विकास में रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 2 काल आपको पढ़ने हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे बिहारीलाल के विषय में आ सकता है कुछ भी, जयशंकर प्रसाद के विषय में आ सकता है कुछ भी। तो यहाँ से आपको 5 अंक यहाँ से पद्य साहित्य से और 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 3 चीज हैं, रस, छंद, अलंकार। यहाँ से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, रस से 1, छंद से 1, अलंकार से 1। 3 प्रश्न यहाँ पर आपको आएंगे और 3 नंबर के आएंगे। रस में कौन कौन रस पढ़ना है, यह भी महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। रस में आपको केवल 2 रस पढ़ने हैं, करुण रस तथा हास्य रस। ये 2 रस और उसका पहचान, परिभाषा, उदाहरण दोनों आपको देख लेने हैं। क्योंकि आ सकता है, अच्छा 11 रस होते हैं, 11 के स्थायी भाव भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्थायी भाव भी आ सकता है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। या हो सकता है कुछ उदाहरण मिल जाए, उदाहरण में पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से 2 रसों को पढ़ने हैं, 2 रसों पर ध्यान देना है। कौन कौन सा? करुण रस और हास्य रस। यहाँ से प्रश्न आते हैं 1 नंबर के। अगला है अलंकार। अलंकार में हमें कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो अलंकार में हमें अर्थालंकार पढ़ना है, और अर्थालंकार में 3 अलंकार पढ़ने हैं। कौन कौन सा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं, यहीं से प्रश्न आएगा 1 नंबर का। ठीक है, अब है छंद। छंद में आपको सोरठा तथा रोला पढ़ना है। सोरठा और रूला पढ़ता है, यह भी पढ़ना है, यह भी आपको आता है 1 नंबर का प्रश्न।
1 नंबर आएगा, 1 नंबर प्रश्न आएगा, 1 नंबर मिलेगा यहाँ से भी। ठीक है। अब अगला है हिंदी व्याकरण। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण में क्या क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग तो बहुत सारे शब्द हैं, परंतु आपके जो शब्द हैं, आपको जो परीक्षा में आएंगे वह सीमित है। जैसे कि अप, अन, अधि, परि, अनु, उप, सह, निर, अभि। यहाँ से आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। जैसे परि है तो परि से बन गया परियोजना, परियोजना। ऐसे प्रश्न आ जाएगा परियोजना, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि परियोजना में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा शब्द है। ठीक है, तो विकल्प 4 आएंगे, उसमें से आपको सही विकल्प को टिक करना है। तो ये परि से बना है, योजना शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। 11 पूरे यहाँ पर दिए गए हैं उपसर्ग के शब्द 11 दिए गए हैं। यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब चौथा में जो ख है वह समास है। समास में आपको 4 समास पढ़ने पड़ेंगे। समास में 4 समास पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। ये 4 समास आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये कौन कौन समास है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, मैं इस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा, जल्द बनाऊंगा। अगला है हिंदी व्याकरण से ही तद्भव स्तंभ, पर्यायवाची शब्द। यहाँ से भी आपको 1 नंबर के प्रश्न देखने मिलेंगे। अच्छा, उपसर्ग से 1 नंबर, समास से 1 नंबर, तद्भव स्तंभ पर्यायवाची से 1 नंबर। ठीक है, तद्भव स्तंभ क्या होता है, हमने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, पर्यायवाची पर वीडियो बनाया गया है, आपको भी आगे विस्तार से वीडियो मिलेगा। अगला है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से सर्वनाम आएगा, तद, युष्मत्, तद अर्थात वह, शब्दरूप। जैसे बालका, बालको, बालका लगता है ना, वैसे ही तद अर्थात वह का सहतौते ऐसे बनता है शब्दरूप। युष्मत् अर्थात तुम, युवाम, योम, इसका भी बनता है शब्दरूप। यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि युष्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का। अब है वाच्य का स्वरूप। यहाँ वाच्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा वाक्य। वाक्य का स्वरूप, वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, यह सब आपको देखने को मिलेगा, और यह 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। यहाँ पर वाच्य है। अगला है वाच्य। ये वाच्य क्या होता है, आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, तो वही यहाँ पर भी है वाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे आप अंग्रेजी में, वही चीज़ यहाँ पर भी है हिंदी में, वाच्य। जैसे कि मीना एक गीत गाती है, ये हो गया कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य। इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, एक गीत मीना के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर मिलेगा आपको, 1 नंबर का देखने को मिलेगा, 1 नंबर का। अगला है पद परिचय। पद परिचय अर्थात स्त्रीलिंग, काल, विकारी, अविकारी, ये आपको पढ़ने होंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 20 अंक आपको बहुविकल्पी में इस विषय वस्तु से देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न जो है 5 अंक के शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से मिलेंगे। रीतिकाल, आधुनिक काल से 5 अंक। सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के तत्व, यहाँ से आपको रस, छंद, अलंकार। रस 1 नंबर का, अलंकार 1 नंबर का, छंद 1 नंबर का। रस में आपको गुण रस, हास रस पढ़ने हैं। अलंकार में आपको उपमा, प्रच्छा और रूपक पढ़ने हैं। छंद में आपको सोठा और रोला पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग में आपको अ, अप, अन, अधि, परि, अनु, उप, सह, निर, अभि, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि पढ़ने को मिलेंगे, पढ़ना है आपको। वहाँ से प्रश्न आएगा 1 नंबर का। ग, तद्भव स्तंभ पर्यायवाची, यहाँ से 1 नंबर आएगा। संस्कृत व्याकरण शब्दरूप आएगा, तद का, युष्मत् का, सहतौते, तुम, युवाम, ये यहाँ से प्रश्न आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। वाक्य का स्वरूप, वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है, और वहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न आएगा। वाच्य, एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे अंग्रेजी में, उसी तरह से यहाँ पर भी है। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, 2 प्रकार का वाच्य होता है, उस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। पद परिचय से आपको 1 नंबर मिलेंगे। हो कितना गया, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 अंक आपके बहुविकल्पी से मिलेंगे, जिसको आपको OMR सेट पर गोला भरना होता है। ठीक है, विषय वस्तु यही है, इतना है आपको पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न रहता है, ये आपको लिखना पड़ता है पेपर पर।
उत्तर पुस्तिका पर ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसका क्या है इसका क्या सिलेबस है, आइए देखते हैं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर अधिक बल देना है, ये देखिए। तो पहला प्रश्न देखने को मिलेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपके गद्य में 7 पाठ है, उन 7 पाठ में से कोई 2 पाठ से गद्यांश आपके पेपर में आ जाएगा और नीचे 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी गद्यांश के आधारित नीचे 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब उस 3 प्रश्नों में संदर्भ आ सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या आ सकता है, जो कि अमूमन आता रहता है। साथ ही साथ तीसरे में कुछ प्रश्न उसमें से आ सकता है। ठीक है, तो 3 प्रश्न आएंगे। हालांकि गद्यांश जो आएगा वो 2 पार्ट से आएगा, आपको करने पड़ेंगे 1 अथवा करके दोनों आएगा। यहाँ आ गया एक हो 3-4 पंक्तियों का, लाइन का, अथवा करेगा, नीचे दे देगा एक और। इन दोनों में से आपको 1 करने पड़ेंगे और उसी गद्यांश के नीचे 3 ठो प्रश्न देखने को मिलते हैं। उन्हीं तीनों प्रश्नों का 2-2 अंक रहता है। संदर्भ आ गया तो उसका 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या आ गया उसका 2 अंक, कोई प्रश्न नीचे आ गया, इसलिए मान लीजिए आ गया कोई कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है इसमें, यहाँ से आपको 2 नंबर सब में मिलेंगे। अर्थात मिलाकर कितने हो गए 6 अंक। 6 अंक आपको मिल गए कहाँ से, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब अगला है उसी प्रकार पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पर गद्यांश उठाया गया था, उसी तरह पद्य यानी कविताओं में से, काव्य में से आपको पद्यांश लिख दिया जाएगा, उसी का आपको उत्तर देना है। यह भी उसी तरह रहेगा, इसके भी 6 अंक मिलते हैं। अगला है संस्कृत गद्यांश। जैसे हिंदी में आया गद्यांश, उसी प्रकार संस्कृत खंड से गद्यांश आएगा। 2 पार्ट से आएगा, आपको 1 करने पड़ेंगे। जैसे वाराणसी से आ गया, चंद्रशेखर आजादा आ गया, 2 आएगा, आपको करने पड़ेंगे 1। यह सरल है। गद्यांश हिंदी वाले गद्यांश से यह सरल है, क्योंकि हिंदी वाले गद्यांश में ना आपको 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने पड़ेंगे। हाँ, लिखा रहेगा कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए, तो केवल संदर्भ लिखना है आपको। जैसे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी संस्कृत खंड के वाराणसी नवा पाठ से लिया गया है, केवल इतना ही। उसके लेखक का नाम नहीं आता, नहीं लिखना पड़ता, और केवल हिंदी अनुवाद डाल करके हेडिंग आपको उसमें अनुवाद कर देना है। जितना आएगा गद्यांश संस्कृत का उतना आपको हिंदी में अनुवाद कर देने हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 अंक। उसी प्रकार संस्कृत पद्यांश से भी 5 अंक आएंगे। जैसे यहाँ पर गद्यांश आया था, ऐसे संस्कृत से यहाँ क्या आएगा, पद्यांश आएगा। जैसे अनुक्ति विलास है आपके पाठ में, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, केन किन वर्धते हैं, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगला है निर्धारित खंड काव्य। यह क्या होता है, तो प्रत्येक जिला के लिए एक अलग अलग खंड काव्य निर्धारित किया गया है। आप किताब खोलेंगे ना, तो उसमें आपको हर जिला का, प्रत्येक जिला का नाम रहेगा कि इस जिला में आपको ये पढ़ने हैं, तो मूल खंड काव्य इसमें पढ़ना है, मुक्त दूस इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपके जिला का नाम जिसमें रहेगा उसी खंड काव्य को आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि आपके जिले का नाम उसमें न हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि ये जो हमारा जिला बना है ये किस जिले से टूट करके बना है, अर्थात हमारा जिला पहले किसमें था। जैसे मान लीजिए भदोही टूटा है वाराणसी से, ठीक है, तो भदोही का नाम नहीं है उसमें खंड काव्य में कहीं पर भी, तो हम किसको मानेंगे, हम मानेंगे वाराणसी को, क्योंकि भदोही वाराणसी से ही टूट कर बना है, पहले भदोही वाराणसी में ही था। ठीक है, तो आप देखिए यदि उसका आपके ज़िले का नाम है तो ठीक है, वही खंड काव्य पढ़िए। यदि ज़िले का नाम नहीं है तो आप उसको पढ़िए जहाँ से आपका ज़िला टूट करके बना हुआ है। ठीक है, इसका नंबर जो आएगा, इसके जो अंक मिलेंगे वह 3 नंबर के रहेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए अभी कि क्या क्या आएगा खंड काव्य में। जैसे किसी सर्ग का व्याख्या करने के लिए आएगा, कथानक लिखने के आएगा सारांश, किसी पात्र का, नायक का चित्र लिखने के आएगा चित्रण। ठीक है, तो वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, और आपको दोनों प्रश्न करने होते हैं। बहुत लोग यहाँ समस्या उत्पन्न करते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है, तो दोनों प्रश्न करने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है 6वां जो प्रश्न आएगा वह 2 है, एक लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। क्या समझे, लेखक का जीवन परिचय, कौन से लेखक जो आपके गद्य में है, 7 पाठ है, उन 7 पाठ में से 3 लेखक आएंगे,
3 लेखकों में से आपको एक का जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी रचना लिखना होता है। ठीक है, 3 लेखक का नाम आएगा, उन 3 में से आपको एक करने होंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी रचना के बारे में। और इसके जो अंक मिलेंगे, क्षमा कीजिएगा मैं 3 लिख दिया, 5 रहेगा, 5 अंक मिलेंगे उसके। अगला है कवि का जीवन परिचय। उसी प्रकार कवि कहाँ से आएंगे, आपके जो पद्य हैं, काव्य जो है, जिसमें जितने पाठ हैं उसी में से आपको कवि आएंगे। 3 नाम, 3 में से आपको किन्हीं एक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखना होता है। ठीक है, अगला है संस्कृत श्लोक। तो आपको 2 लाइन का श्लोक, 2 लाइन का श्लोक आपको याद करने हैं। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, कम से कम 2 श्लोक आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपको जो आप श्लोक याद कर रहे हो वही आ जाए, तो क्या करेंगे आप। एक श्लोक आता है ना यहाँ पर संस्कृत पद्यांश पर, 2 पद्यांश आएगा, और यदि जो आप याद किए हैं वही आ गया तो आप उसको किताब में लिख नहीं सकते हैं। जो आ गया प्रश्न पत्र में उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो आया है उसको नहीं छापना है, नंबर कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं नंबर आपको। ठीक है, इस प्रकार 2 श्लोक याद कर लीजिए। मान लीजिए एक आ गया तो आपको वही दूसरा वाला लिख देना है। आया समझ में। अगला देखिए पत्र लेखन। जो पत्र होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। हालांकि 2 आएगा, आपको करने पड़ेंगे, एक का है, परंतु मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो पत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। ये औपचारिक क्या होता है, जो औपचारिक होता है ना वो आपको किसी कार्यालय में, विद्यालय में, व्यवसाय के लिए किसी बैंक मैनेजर को, किसी को भी लिखना होता है, कार्यालयी पत्र होता है औपचारिक पत्र। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यह आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त को लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर विवाह पड़ा है और आप अपने बहन को, अपने मित्र को निमंत्रण भेजना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेंगे 4 अंक और यहाँ से ये श्लोक से 2 अंक मिलेगा। ठीक है, अब अगला है प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर क्या होता है, संस्कृत से ना संस्कृत गद्यांश आता है, संस्कृत पद्यांश आता है, संस्कृत से श्लोक आता है और संस्कृत से ही प्रश्नोत्तर आता है 4 ठो। उसमें से आपको 2 करने होंगे। जैसे मान लीजिए आ गया केन किन वर्तते, वहाँ से प्रश्न आपको आ गया कि मैत्री केन वर्तते, ये आ गया। वीरः केन पूज्यते, वहाँ से आ गया। चंद्रशेखर कहाँ आसीत, यहाँ से प्रश्न आ गया। 4 प्रश्न आएगा, आपको करना होगा 2। सरल है। तो 2 प्रश्न करेंगे, दोनों का एक प्रश्न का एक अंक है, 2 अंक यहाँ से हो गया। अगला है निबंध रचना। निबंध लिखना होता है आपको, तो निबंध भी अच्छे तरीके से लिखना होता है। हेडिंग बाय हेडिंग, संकेत बिंदु डालना होता है, प्रस्तावना डालना होता है, संकेत बिंदु में जो हेडिंग रहता है उसको डालना होता है, अच्छे से इसको स्पष्ट करना होता है। अंत में उपसंहार लिख करके अपनी बातों को खत्म करना होता है। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 7 अंक। ठीक है, इन सब पर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, चाहे व्याकरण हो, गद्य हो, पद्य हो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो, सब पर अच्छे से आसानी से वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग साथ में बने रहिएगा, निश्चित रूप से हम और आप मिल करके परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। और ठान लीजिए अभी कि हमें 100% अंक लाने हैं, 100 में 100 लाना है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार पुनः वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग इस पूरे सिलेबस पर आधारित पाठों को, है कि नहीं, ग्रामर को और खंडकाव्य को, निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग साथ बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। रट्टा नहीं मारना है, कोई चीज़ रटना नहीं है, सब समझना है, अच्छे से जानना है, ताकि प्रश्न पत्र में हम अच्छा कर पाएँ। हमें प्रश्न पत्र में कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे हमारा राइटिंग अच्छा बनेगा, सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को मैं आग्रह करता हूं कि साझा कर दीजिए अपने मित्रों में, ताकि सभी लोग इसको देखें, समझें और हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।